हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत पानी ठीक ठाक? चलो, अब लास्ट टाइम हमने 7 चैप्टर के कुछ 8 जितने एक्सरसाइज के कर दिए। चलो, फ्रॉम टुडे 7.9 read the question carefully. The meaning of the question is the mass of the car is given as a 1800 kg and उसकी जो भी एक्सल होती है which is connected with the wheels, the distance between front and back axle is 1.8 meter given and its gravitational force, the point of the gravitational force is 1.05 meter behind the front axle. Then calculate the forces exerted on the front and back wheel of the car. चलो, तो यहाँ पर अगर हम इसका कुछ डायग्राम हम इमेज करें कि इसको हम बोल देते हैं फ्रंट एक्सेल और इसको बोल देते हैं हम बैक एक्सेल, which are connected with the wheels. Okay, then distance between front and back axle is 1.8 meter given and the gravitational force is exerted, the distance is 1.05 meter from front axle, मतलब फ्रंट एक्सेल से ये 1.05 मीटर पर है, तो ये कितना होगा? तो 1.05 मीटर निकाल दे, देन इट इज 0.75 मीटर और वहां पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इसका लगता है। तब जो भी व्हील्स है उसका जो भी फोर्स लगेगा ड्यू टू द ग्राउंड वो अपवर्ड होगा, जिसको मैं बोल सकता हूं NF और यहां पर भी द सेम थिंग NB, द नॉर्मल फोर्स by the wheel upward is NF and backward का NB। तो हमें फोर्स एक्सर्टेड ऑन व्हील्स चाहिए। तो देखो, इसमें 2 व्हील होते हैं, इसमें भी 2 व्हील्स है, तो NF अगर हमें मिल जाए उसका हाफ कर देंगे तो फ्रंट के 2 व्हील्स के ऊपर ईच के ऊपर हमें फोर्स मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर NB का भी हाफ कर देंगे। तो हमारा टारगेट है अब NF एंड NB कैलकुलेट करना है। तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कंडीशन लगा दो कि कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, तो पहले लीनियर इक्विलिब्रियम बोल देते हैं एंड कंडीशन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। तो लीनियर में क्या बोलेंगे? जो भी अपवर्ड फोर्सेस है इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस। तो यहां पर अब इसका तो हम बोल देंगे mg, तो मास तो हमें दे रखा है 1800 और g होता है हमारे लिए 9.8। तो जो भी मास दिया है उसका बस 9.8 से मल्टीप्लाई करो, देन 1800 इंटू 9.8 इट इज 17640 न्यूटन। ओके, तो इतना है। से एज इक्वेशन नंबर 1 हमें यहाँ पर इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू मिलेगी तो दूसरी वैल्यू मिल सकती है। इसी के लिए आप कर दो कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए जो हमें रेफरेंस पॉइंट लेना है वो हम W ले लेंगे। कंसीडर रेफरेंस पॉइंट एस W। तो W से हमें रेफरेंस पॉइंट लेना है, तो वो जो फोर्स है उसका उसी के डिस्टेंस तो 0 हो गया, मतलब ये वाला टॉर्क तो 0। तो इसका और इसका टॉर्क जो लगेगा, जिसमें अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करेंगे और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करके 0 कर देंगे। अब माइनस करके 0 मतलब दोनों को हम इक्वल भी कर सकते हैं अगर दोनों ऑपोजिट में है। तो देखते हैं पहले,
इसके लिए W तो यहाँ पर है, तो चलो इसका W पॉइंट यहाँ पर, और यहां से यहां तक जो फोर्स लग रहा है अपवर्ड वो NF, दिस डिस्टेंस इज 1.05 मीटर। अब हमें तो करना है टॉर्क R क्रॉस F, तो उसके लिए तो ये डायरेक्शन एक्सटेंड करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोनों के टेल एक साथ होने चाहिए, और फिर करेंगे R क्रॉस F। तो देखो R क्रॉस F करेंगे राइट हैंड से, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो इनवर्ड, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इट इज इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, चलो यहां पर लिख देते हैं फॉर NB, तो NB के लिए W यहां पर, इसके लिए NB अपवर्ड है, और ये डिस्टेंस कितना है 0.75, तो यहां पर भी इसको हमें पहले एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर R क्रॉस F अगर हम करें तो ये मिलेगा हमें आउटवर्ड, तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, माइनस करके जीरो करो या दोनों को इक्वल कर दो, देयरफॉर क्या बोलेंगे हम NF into 1.05 is equal to NB into 0.75, then NF हमें मिल सकता है 0.75 divided by 1.05 NB, तो चलो कैलकुलेट कर दो 0.75 divided by 1.05, that is 0.714, it is 0.714 NB, says equation number 2। इसी को अगर इक्वेशन नंबर 1 में रख दे तो हमें NB मिल सकता है फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या होगा NF मतलब 0.714 NB प्लस NB इज इक्वल टू 17640, तो इसमें ये ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.714 NB। अब NB क्या मिलेगा, तो 17640 डिवाइडेड बाय 1.174, ओके, that is 17640 divided by 1.714, that is 10291.7 न्यूटन। ओके, तो अगर ये हमें NB मिले तो हमें NF भी मिल सकता है, तो पहले यहां तक वीडियो पॉज करके पहले लिख दो। ओके, चलो तो अब इसी की कैलकुलेशन अगर हम कर रहे हैं, therefore from equation 2 what about the NF, it is 0.714 into 10291.7, मतलब 10291.7 into 0.714, that is 7348.2 न्यूटन। Therefore, अब फ्रंट के ऊपर जो भी व्हील है उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं, नाउ फोर्स ऑन ईच व्हील एट फ्रंट क्या हो जाएगा NF/2, मतलब जो भी 7348.2 है उसको अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें, दिस इज 3674.1 न्यूटन। The similarly
force on each wheel at back, तो क्या बोलोगे? NB/2, NB कितना है? 10291.7, 10291.7 divided by 2, that is 5145.85 न्यूटन। तो ऐसे हमें फोर्सेस मिल सकते हैं। ओके, वीडियो यूज करके ये बाकी का भी लिख लो, कंप्लीट कर लो। चलो, देन नेक्स्ट नंबर 10 क्या दिया है? देखो 7.10 के अंदर क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से और मीनिंग निकालो उसका कि क्या बोल रखा है हमें 7.10 के अंदर। कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है? चलो, नंबर 10 तब यहां पर हमें एक स्फीयर दे रखा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² है along with its diameter। देन उसका कोई भी टेंजेंट है तो उसके टेंजेंट के along इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। देखो फर्स्ट पार्ट, अगर हम इसका स्फीयर ले लें और स्फीयर का जो भी along with its diameter करे तो उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम IC बोल सकते हैं, और फिर उसका कोई भी एक टेंजेंट है उसके along हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। तो ये तो डिस्टेंस r ही हो जाएगा और ये हमें दे रखा है 2/5 mr²। तो बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, according to parallel axis theorem, I is equal to IC plus md²। This is 2/5 mr² plus m, डिस्टेंस है r तो r²। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 plus 2 7/5 mr²। ओके, देन सेकंड पार्ट में हमें कोई भी एक डिस्क दे रखी है और डिस्क के डायमीटर के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/4। हमें चाहिए उसकी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उससे पैरेलल उसमें से कोई भी टेंजेंट पास हो एंड से, कोई भी एक एंड से, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मतलब अगर आप सोचेंगे सपोज दिस वन इज अवर डिस्क, तो डिस्क का डायमीटर के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। फाइंड करना हमें कोई भी एज से पास होती हो और वो उससे परपेंडिकुलर हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलरली टू द डिस्क, मतलब यहां से पास होता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए। तो यहां पर अगर हम लिख दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क along with डायमीटर, वो तो हमें दे रखा है। अब डायमीटर ने हमें तो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क along परपेंडिकुलर एक्सिस। तो परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या होता है? mr²/2, जिसको हम बोल सकते हैं IC। यहाँ पर डायमीटर का दिया है, डायमीटर के अलावा हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पूछा है इसका पैरेलल वाला, तो फिर उसका परपेंडिकुलर चाहिए बस। देयरफॉर I is equal to IC plus md²।
तो ये हो गया हमारे लिए mr²/2 एंड दिस इज आल्सो डिस्टेंस एज ए रेडियस r देन mr²। तो ये एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 3 वी कैन से 3/2 mr²। दोनों का आंसर मिल गया हमें। वीडियो पॉज करके दोनों का आंसर लिख दो। ओके चलो देन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है। नंबर 11 के अंदर दो हमें ऐसे ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक हॉलो सिलेंडर एंड दूसरा जो है वो सॉलिड स्फीयर दे रखा है। दोनों का मास सेम है, रेडियस भी सेम है, दोनों के ऊपर टॉर्क भी सेम लगा है। देन किसकी ऐसे रोटेशनल मोशन मतलब उसकी एंगुलर स्पीड किसकी ज्यादा हो सकती है। ओके चलो तो यहां पर अगर हम पहले होलो सिलेंडर के लिए बात करें तो पहले लिखते हैं फॉर होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो होलो सिलेंडर मतलब रिंग जैसा, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ओके चलो ऐसे ही फॉर सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr²। यहां पर हमें टॉर्क सेम दे रखा है ना। हियर τ1 = τ2, दोनों के ऊपर हमें टॉर्क सेम दे रखा है। अब यहां पर टॉर्क की फॉर्मूला होती है I अल्फा मतलब I1 α1 = I2 α2। दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम, तो हम यहां पर बोल सकते हैं mr² × α1 = 2/5 mr² × α2। तो mr² कैंसिल करो, α1 is 2/5 α2, otherwise we can say α2 is equal to 5/2 α1 मतलब 2.5 α1। इसका मतलब सॉलिड स्फीयर का एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है देन होलो सिलेंडर। जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं कि एंगुलर स्पीड ऑफ solid sphere is more than that of hollow cylinder। ओके चलो नंबर 12 क्या दिया नंबर 12 के अंदर। तो उसका कुछ डेटा है, चलो मीनिंग करते जाओ और डेटा भी लिखते जाओ। हमें एक ऐसा सॉलिड सिलेंडर दे रखा है जिसका मास है 20 kg, जिसकी एंगुलर स्पीड हमें दे रखी है 100 रेडियन पर सेकंड, और उसकी कुछ रेडियस भी दे रखी है क्या 0.25 मीटर। देन our interest to calculate its rotational kinetic energy and its angular momentum। ओके तो दोनों के लिए हमें पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब देखो सॉलिड सिलेंडर बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब समथिंग लाइक दिस, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। चलो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मिल जाएगा इसका, यहां पर कैलकुलेशन कर दो। m की वैल्यू है हमारे लिए 20, ओके
आर स्क्वायर मतलब 0.25 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.625। ओके, तो ये हो गया 0.625 kg मीटर स्क्वायर। चलो, तो अब हमें चाहिए इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई 0.625 इंटू ओमेगा 10,000 हो जाएगा, उसका स्क्वायर मतलब, तो इंटू 10,000 करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दिस इज 3125 जूल, अदरवाइज यू कैन से 3.125 किलो जूल ऑल्सो। दोनों आंसर सही है। एंड अब चाहिए उसका एंगुलर मोमेंटम। देन एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई है हमारा 0.625 और इंटू 100, तो 625 इंटू 100 करोगे तो ये मिलेगा 62.5। अब इसका यूनिट देन इट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। कभी भी न्यूमेरिकल के अंदर आंसर आया तुम्हारा तो यूनिट लिखना कंपलसरी होता है, अदरवाइज उसके मार्क्स भी कट होते हैं। ओके, चलो नंबर 12 हो गया, वीडियो पॉज करके लिख देना। ये नंबर 13 क्या दिया 13 के अंदर, पढ़ो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो चाइल्ड हमें दे रखा है, चाइल्ड की जगह पर तुम अपने आप को एज्यूम कर सकते हो और कंडीशन क्या दी है वो भी दे दो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका हमने थियरी में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रखा है ऐसा। चलो नंबर 13 जिसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला है कि कोई भी एक चाइल्ड है वो ऐसे टर्न टेबल के सेंटर के ऊपर खड़ा हुआ और उसका हाथ जो है ऐसे उसने फैला के रखा है, तब उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यहां पर हमें रेडियन पर सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि एक ही डेटा दे रखा है। लास्ट आंसर हम रिवॉल्यूशन पर मिनट में ही रखेंगे। ओके, चलो, और फिर जैसे वो अपना हाथ, जो चाइल्ड अपना हाथ ऐसे फैला के रखा है, फिर उसको फोल्ड करता है। तो whenever the child folding his hand, at that time his moment of inertia is 2/5 times of initial, तब उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड कितनी होगी। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि I2 हमें दे रखा है 2/5 I1, तब हमें इसका फाइनल एंगुलर स्पीड करनी है। देखो आया समझ में। फर्स्ट पार्ट में अगर तुम अपने आप को जो भी चाइल्ड दिया उसको एज्यूम करो, चलो मुझे ले लो ऐसे, और क्या किया चाइल्ड ने, उसने हाथ अपने फैला के रखे हुए ऐसे अनफोल्ड, तब उसकी जो भी स्पीड है वो इतनी है। वट एवर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेन एवर द चाइल्ड फोल्डिंग हिज हैंड लाइक दिस, यहां से ऐसे, तो जैसे वेन एवर चाइल्ड फोल्डिंग हिज हैंड the radius या फिर distance decreases, the moment of inertia decreases, then final moment of inertia is 2/5 times। देखो final moment of inertia डिक्रीज हो गया 2/5, 2/5 मतलब 0.4 हुआ। तो इनिशियल से फाइनल जो है whenever the child folding his hand, the moment of inertia decreases। अब देखो जैसे मैं अपने हाथ ऐसे अनफोल्ड से फोल्ड करूं तो मेरे ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है ऐसे अनफोल्ड करने में? नहीं। तो इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क वी कैन से एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। वो तो हमने आगे भी कर रखा है ऐसे, जो भी वो आइस स्केटिंग का हमने ऐसे एग्जांपल बोला था, जो भी वो ऐसे
जो करते हैं आइस स्केटिंग उसमें भी वो डांसर्स होते हैं, उससे रिलेटेड हमने कर दिया है ऐसे। ओके, तो बस यही इसका हमें फाइनल एंगुलर स्पीड करनी है। वैसे बोल सकते हैं कि नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन चाइल्ड whenever child fold his hand, तो जो भी फोल्ड करे उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा। इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे बोल सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क angular momentum remains constant। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो बोल सकते हैं हम कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। हमें ओमेगा 2 तो करना है, तो पहले I1 ये हमारे लिए 40 दे रखा है, I2 दैट इज 2/5 I1 and omega 2. Then what about the omega 2? I1 cancel, 40 into 5/2, इसका मतलब ये 20 into 500 रिवॉल्यूशन पर मिनट। जो पहला है यूनिट वही, कोई चेंजेस नहीं। देन इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस, मतलब जैसे चाइल्ड अपने हाथ ऐसे फोल्ड करे एट दैट टाइम इट्स एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस। 40 से कितनी होगी, 100 हो गई। ओके, तो वही हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा उसी में, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे एंगुलर स्पीड इंक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग इन द काइनेटिक एनर्जी? तो पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी करते हैं। नाउ rotational kinetic energy is half I omega square। ओके, तो यहाँ पर इसका भी रेशियो ले लेते हैं, रेशियो के टर्म्स में K2/K1 फाइनल बाय इनिशियल, देन हाफ तो कैंसिल, आई कैन से ओमेगा 2 I2 ओमेगा 2 स्क्वायर I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, देन I2 is 2/5 I1, तो 2/5 I1 कैंसिल कर दो डायरेक्ट। व्हाट अबाउट द ओमेगा 2 100, तो 2 बार 100 मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा 1 कितना 40, 2 बार 40 मल्टीप्लाई कर दो और करो कैलकुलेशन। अब it is 2.5, then I can say K2 is 2.5 K1, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी is 2.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो क्यों इंक्रीज हुई वो रीजन हमें चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी? तो व्हेनेवर द चाइल्ड फोल्ड हिज हैंड एट दैट टाइम इट्स इंटरनल एनर्जी, जैसे फोल्ड कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी इट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो व्हेन चाइल्ड फोल्ड हिज हैंड इट्स internal energy is converted into rotational kinetic energy and due to that its energy increases, ऐसा बोल सकते हैं। चलो ये भी वीडियो पुश करके लिख दो 13 नंबर वाला। चलो अब क्या दिया हमें 14 में, तो 14 में भी ऐसा हमें कुछ सिलेंडर दे रखा है। कौन सा? होलो सिलेंडर।
और उसके ऊपर एक हमने ऐसा रोड, लेकिन जिसका मास है वो कुछ नेग्लिजिबल है, ऐसा बाउंड करके दे रखा है। और फिर उसको हमें ऐसे अनमाउंट भी करना है विद द फोर्स 30 न्यूटन। देन व्हाट अबाउट इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? और यहाँ पर जो रॉक है वो कभी स्लिप नहीं होता, मतलब कंटिन्यूअस उसकी रोटेशनल मोशन चालू रहती है, ऐसा दे रखा है। चलो तो उसके लिए अगर डेटा लिखते हैं, देन मास इज 3 kg, रेडियस इज 40 सेंटीमीटर मीन्स 0.4 मीटर एंड फोर्स हमें दे रखा है 30 न्यूटन। ओके, एंड दिस इज फॉर होलो सिलेंडर। तो देखो उसका कुछ डायग्राम ऐसा बन सकता है। अगर ये कंसीडर करो होलो सिलेंडर 3 डायमेंशन में, और उसका जो भी रॉक है उसको हमें कुछ फोर्स से खींचना है, तो यहाँ से यहाँ रेडियस हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल तो 90 हो जाएगा, तो टॉर्क में हमें 90 डिग्री sin 91 मिल सकता है। सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर देते हैं। देन moment of inertia of hollow cylinder, तो hollow cylinder like ring, उसका moment of inertia होता है only mr²। जो रिंग है उसका moment of inertia mr²। तो चलो मास कितना 3, ये 0.4 और वापस 0.4, तो देखो 3 into 0.4 करो, it is 0.48 kg मीटर स्क्वायर। अब हमें अगर टॉर्क मिलेगा इसका, तब हमें उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिल सकता है, बिकॉज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। नाउ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r into f, बिकॉज थीटा 90 sin 91 and tau is equal to I alpha also। बस तो अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिल सकता है इसका r f upon I। r कितना 0.4, फोर्स कितना 30 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0.48। ओके, तो चलो अब ये 0.4 into 30 divided by 0.48, this is 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें इसका लीनियर एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि v is equal to r ओमेगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएशन करो तो dv by dt r कांस्टेंट d ओमेगा अपॉन dt, तो ये हो जाएगा लीनियर एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। देन वी कैन से a is equal to r। बस अब लीनियर एक्सेलरेशन चाहिए तो r 0.4 और अल्फा कितना 25, तो 25 into 0.4 करो 10, इट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इसको वीडियो पोस्ट करके लिख दो ये। चलो अब यहां पर ये हो जाएगा नंबर 15 7.15। क्या दिया है हमें? एक रोटर का एंगुलर स्पीड दे रखा है ओमेगा इज 200 रेडियन पर सेकंड, और उसके लिए जो टॉर्क लग रहा है इंजन में that is 180 Newton per meter and ask about the necessary power। तो पावर की फॉर्मूला तो लीनियर में याद करो, पावर P is equal to F into V, तो यहां होगा टाउ into ओमेगा। then it is 180 into 200, then 18 2s are 36 और बाकी के 3 0,
watt, या फिर you can say 36 kilowatt also. The necessary power is 36 kilowatt. Clear? यहाँ तक कर दो, नेक्स्ट टाइम में हम 16 से चालू करेंगे.